Assalamu alaikum, welcoming you all to your very own YouTube channel. Today we will be discussing ambivalence in Far Cry from Africa. A Far Cry from Africa is a very important post-colonial poem by a dramatist as well as a poet, Derek Walcott. So let's proceed with the objectives of our lecture. आज के लेक्चर का हमारा बुनियादी मकसद ये होगा कि एम्बिवलेंस के कॉन्सेप्ट को समझा जाए, इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन को समझा जाए और उसके बाद हम एम्बिवलेंस को अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पे अप्लाई करना सीखेंगे। एम्बिवलेंस को देख लेते हैं कि एम्बिवलेंस एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। अब एम्बिवलेंस को बतौर कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टडी किया था होमी के बाबा ने। Term was first developed in psychoanalysis to describe a function between wanting one thing and wanting its opposite. It is very clear कि ये जो इस्तिलाह थी साइको एनालिसिस में सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जब आप साइमल्टेनियसली किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट और रिपेल हो रहे होते हैं, यानी जब कन्फ्यूजन आपके अंदर होती है तो आप अपने आप को फील करते हैं कि एक चीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उसी चीज़ की तरफ साइमल्टेनियसली रिपेल भी उससे हो रहे होते हैं, तो इसको एम्बिवलेंस कहा जाता है। इट कॉरस्पॉन्ड टू द फीलिंग ऑफ साइमल्टेनियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स एंड रिपल्जन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्शन। किसी भी शख्स, जगह, चीज़ की तरफ अट्रैक्शन और एट द सेम टाइम रिपल्जन को एम्बिवलेंस कहा जाता है, यानी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड corresponds to ambivalence. This comprises of complex relationship between colonizers and colonized. यानी ambivalence जो होती है उसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है स्टडी किया जाता है, डिस्कस किया जाता है colonizers और colonized के बारे में, ठीक। यानी जो colonial रूल होता है या colonizers होते हैं उनका रिलेशनशिप कॉलोनी के दरमियान जो होता है उसको ambivalence डिस्कस करती है। Ambivalence is an unwelcoming aspect of colonial discourse for colonizers. अब ambivalence के अंदर बुनियादी तौर पर क्या होता है कि ये unwelcoming aspect होता है जो colonial discourse है उसके लिए। अब जो कॉलोनीज़ होती हैं जब उनको फतेह किया जाता है, जब उन पे कब्ज़ा करते हैं colonizers, तो कुछ डिस्कोर्सेस उनके बारे में परपेचुएट करते हैं ताकि वो अपने रूल को एक्सटेंड कर सकें। लेकिन ambivalence जो होती है उसको एम्बिवलेंट कैरेक्टर एज ए रेजिस्टेंस पावर, यानी उसको रिपेल करते हैं उन कॉलोनियल डिस्कोर्स को जो कॉलोनियल पावर उनके बारे में फैला रही होती हैं। एम्बिवलेंस प्रोड्यूस अ प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स। अब जो एम्बिवलेंस है वो जो कॉलोनियल अथॉरिटी होती है ये उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर वर्क अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अभी हमने एम्बिवलेंस को एक कंसेप्ट के तौर पर देख लिया कि एम्बिवलेंस कंसेप्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसके मेन की फीचर्स क्या हैं। अब हम देख लेते हैं और अप्लाई करना सीखेंगे अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पे इस कॉन्सेप्ट को। डेरिक वॉलकॉट वाज अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। अब जो अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क है जिसे डेरिक वॉलकॉट ने लिखा, जो कि 1930 में सेंट लूसिया में पैदा हुए। अब डेरिक वॉलकॉट बुनियादी तौर पर एक हाइब्रिड करैक्टर थे। उनकी आइडेंटिटी मिक्स्ड और एम्बिवलेंट थी। वो किस वजह से थी कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो यूरोपियन थे और ग्रैंड मदर जो थी अफ्रीकन थी, तो इसी वजह से वो हाइब्रिड करैक्टर थे। उन्हें अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं था, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार थे। अब इस पोएम के पस मंज़र के बारे में कुछ देख लेते हैं। He composed this poem in 1950s when Africa was under colonial occupation of British. ये पोएम 1950 की दहाई में लिखी गई जब अफ्रीका जो थी वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। अब इस दौर के अंदर जो लोकल्स थे वहाँ के, यानी केक्यू ट्राइब था, उसने माओ माओ मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब माओ माओ मूवमेंट का बुनियादी मकसद ये था कि जो कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है उससे आज़ादी हासिल की जाए। इस माओ माओ मूवमेंट के दरमियान ब्रिटिशर्स का भी कत्लेआम किया गया और ब्रिटिशर्स ने भी इन रिटर्न केक्यू ट्राइब और लोकल्स का बहुत बेईमाना तरीके से कत्लेआम किया। अब डेरिक वॉलकॉट एक हाइब्रिड करैक्टर थे। पोएम शोज द कन्फ्यूजन ऑफ डेरिक वॉलकॉट रिगार्डिंग हिज आइडेंटिटी। अब ये जो पोएम है इसके अंदर सबसे जो बुनियादी और बेसिक चीज़ जिसके गिर्द वो रिवॉल्व करती है वो एम्बिवलेंस है। यानी ये शायर की या जो पोइट हैं डेरिक वॉलकॉट उनकी कन्फ्यूजन को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि वो पार्टली जो थे यूरोपियन भी थे और उसके अलावा वो थे
अफ्रीकन भी थे, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी लॉयल्टीज़ के लिए ज़्यादा उनके अंदर होनी चाहिए, अफ्रीकन के लिए या फिर यूरोपियंस के लिए। तो इससे पहले कि हम एम्बिवलेंस को अप्लाई करें, हम स्टेंजा वाइज ब्रीफ सी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं इस पोएम की। A wind is ruffling the tawny belt of Africa, यानी कत्लो गारत ने जो जानवर की खाल है उसमें खलबली मचा रही है, यानी कत्लो गारत हर तरफ फैली हुई है। टॉनी बेल्ट से मुराद जानवर की खाल, यानी एक ऐसी फ़िज़ा है कि जिसने जानवर की खाल में खलबली मचा दी है, यानी टॉनी बेल्ट ऑफ अफ्रीका। KQ क्विक हैज़ फ्लाइज पैटर्न अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ वेल्थ। यहाँ पे KQ ट्राइब की बात है कि जिन्होंने माओ माओ मूवमेंट स्टार्ट की थी। KQ क्विक एज फ्लाइज यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है सिमिले का, बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ वेल्थ। अब जो KQ ट्राइब है उसने हर तरफ खून बिखेर दिया है और खून की नदियाँ बहा दी गई हैं। कॉर्प्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू पैराडाइज। अब ये जो पैराडाइज है यानी जो अफ्रीका है वहाँ पर लाशें हर तरफ बिखरी हुई हैं। ओनली द वार्म colonial of carry-on cries, waste no compassion on these separate dead. Only the warm, यहाँ पे warm metaphor के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद ब्रिटिशर्स हैं। वहाँ पर सिर्फ ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल रूल है और वहाँ पर compassion यानी हमदर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। Statistics justify and scholars seize the salience of colonial policy। यहाँ पे जर्नलिज्म और स्पेसिफिकली येलो जर्नलिज्म को डिस्कस किया गया और इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो स्कॉलर्स हैं वो अपने स्टैट्स लेके बैठे हुए हैं और वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जंग होती है या कॉलोनियल दौर आता है तो उसमें कत्लो गारतगरी हो जाती है। व्हाट इज़ दैट टू अ वाइट चाइल्ड हैक्ड इन अ बेड टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूज़। एक ऐसे सफ़ेद बच्चे को कत्ल किया गया जिसका कोई इससे लेना देना नहीं था। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल की? टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूज़, कि जिस तरीके से हिटलर ने ज्यूज़ का कत्लेआम किया। यहाँ पर एक रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है जिसका ज़िक्र है और इस रेफरेंस को लिया गया है हिटलर के लाइफ से। Thrashed out by beaters, the long rushes break। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन था अफ्रीकन का, उसे डिस्कस किया गया है कि जिस ट्रेडिशन के मुताबिक जब शिकार किया जाता था तो शिकार जब किसी झाड़ी या झोंपड़ी में छुप जाता होता था तो उसे ढोल बजाकर बाहर डरा के निकाला जाता था और फिर इसका शिकार किया जाता था। द लॉन्ग रशेस ब्रेक इन द वाइट डस्ट ऑफ एबिसिस whose cries have wailed since civilization dawn। एबिसिस से मुराद एक ऐसा परिंदा है कि जो सिविलाइजेशन का बायस बनता है, यानी एबिसिस का वहाँ होना। इन अ वाइट डस्ट ऑफ एबिसिस, एबिसिस के होने से जो वाइट डस्ट है वो फैल चुकी है और हैव वेल्ड सिंस सिविलाइजेशन डॉन, और ये बता रही है कि जो सिविलाइजेशन है वो आने वाली है। फ्रॉम द पास्ट रिवर और बीस्ट टीमिंग प्लान, the violence of beast on beast is read as natural law, but upright man seeks his divinity by inflicting pain। अब जो जंगल का कानून है उसके अंदर यही होता है कि जानवर एक दूसरे के साथ जानवरों वाला सलूक करते हैं, यानी वायलेंट बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो वायलेंस है जानवर की जानवर पर वो तो एक नेचुरल लॉ है, लेकिन तो यहाँ तो इंसान इंसान पर वायलेंस कर रहा है। Delirious as these worried beasts, his war danced to the titan carcass of rum, while he calls courage still that native dread of the white beast contracted by the dead। अब यहाँ पर दोबारा से carcasses of rum का जिक्र किया गया है, यानी जो कैटास्ट्रॉफिक हालात हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे while he calls courage still that native dread, यानी जो कत्लो गारत गरी है उसे courageous कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि इससे जो इंसानी ज़िंदगियां हैं उनका लॉस किया जा रहा है। of the white peace contracted by dead। अब ये एक फ़िनोमेना है कि जब कोई कत्लो गारत गरी होती है, वायलेंस होती है, तो टेम्परेरीली हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, लेकिन परमानेंटली वो हालात मज़ीद बदतर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही है कि
कत्लो गारत गली से जो पीस है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स स्टैंजा नंबर 3। अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स upon a napkin of dirty cause, again a waste of our compassion as we span the gorilla wrestles with the superman। यानी अगेन द ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स हिज हैंड्स, ब्रिटिश नेसेसिटी यहाँ पे वाइट्स मैंस बर्डन का जिक्र आ गया है। अगेन द ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कॉज, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने मजमूम मकासद को लेकर चल रहे हैं। अगेन वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन, और हमदर्दी की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। एज विद स्पेन द गुरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन, जैसे कि स्पेन में गुरिल्ला जो थे सुपरमैन के साथ लड़ रहे थे। अब जो ये फाइनल कुछ लाइंस हैं इनके अंदर एम्बिवलेंस के कर्सेस को डिस्कस किया गया है। इनको आपने बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से और गौर से समझना है। I who am poisoned with the blood of both, where shall I turn divided to the wen? यहाँ पर डेरिक वॉलकोट कहते हैं क्योंकि मेरे अंदर अफ्रीका का भी खून शामिल है और मेरे अंदर जो कॉलोनाइजर्स हैं उनका भी खून शामिल है, तो मैं किसका साथ दूँ, मैं किसके साथ लॉयल हूँ। डिवाइडेड टू द वैन, क्योंकि मेरे अंदर मिक्स्ड एंसेस्ट्री है, मैं एक हाइब्रिड हूँ। I who have crushed the drunken officer of British rule, how choose between Africa and English tongue I love, कि मैं किस तरीके से अफ्रीका और जो इंग्लिश टंग है या इंग्लिश ज़ुबान है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उनके दरमियान फ़र्क करूँ और मैं किसको अपनी लॉयल्टीज़ दूँ। Betray them both or give them back they give, यानी मैं दोनों से ऐलान बरात कर दूँ या दोनों से अलग हो जाऊँ, या और गिव बैक व्हाट दे गिव, हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल। यहाँ पर बहुत इंटेंस डिप्रेशन की सूरत हाल में पोइट कहते हैं कि किस तरीके से मैं माओ माओ मूवमेंट के जो ब्लड शेड है उसे देखूँ और ख़ामोश रहूँ। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, कि कैसे मैं अफ्रीका से दूर जाऊँ और मैं खुशी से रह लूँ। तो इस सारी जो आखिरी लाइन्स हैं यहाँ पे एम्बिवलेंस के कर्सेस का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो पोइट है वो कंफ्यूज है कि वो अफ्रीका का साथ दे लोकल्स का या फिर वो कॉलोनाइजर्स का साथ दे माओ माओ मूवमेंट में, और इसी कंफ्यूजन पे वो अपनी इस पोइम को एंड कर देते हैं। तो एम्बिवलेंस का फिनोमेना जो है इससे एक शॉर्ट सी वीडियो में हमने समझने की कोशिश की, और इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हम एम्बिवलेंस को अप्लाई करना सीखें किसी भी लिटरेरी वर्क पे। तो इसके लिए हमने एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका का इंतखाब किया। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।